आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हमारे पास आज विश्लेषण के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प स्रोत है, द जेनेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ कोलैब कल्चर। हाँ, और इसका एक उपशीर्षक भी बड़ा अनोखा है, जन्मों जन्मों का साग। बिल्कुल। तो ये जो स्रोत है ना, ये मानव सहयोग और जो हमारे सामाजिक ढांचे हैं उनके विकास को समझने की कोशिश करता है। और वो भी एक बहुत ही अनूठे तरीके से खेती और बागवानी का एक रूपक इस्तेमाल किया गया है इसमें। हाँ, तो आज हमारा काम यही है कि इस रूपक की परतों को धीरे धीरे खोलें और समझें कि ये मानवीय मेलजोल और समाज के बनने की कहानी कैसे बताता है। बिल्कुल, देखा जाए तो ये स्रोत अपने आप में एक कहानी जैसा है। हमें एक लंबी यात्रा पर ले जाता है, उस शुरुआती खानाबदोश समूहों से लेकर आज की जटिल बाजार वाली सामाजिक व्यवस्थाओं तक। और पूरी कहानी समझाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया है? बीज, पौधे, माली, हाँ, क्रॉस पॉलिनेशन, कंपटीशन, यहाँ तक कि बाजार और वो एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे शब्द भी। अच्छा। तो ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि शायद उन बदलावों के पीछे की सोच, इरादे या शायद कुछ मजबूरियां भी रही होंगी, उनको भी सामने लाने की कोशिश करता है। दिलचस्प है। तो चलिए देखते हैं ये रूपक हमें कहाँ ले जाता है। जरूर। तो कहानी की शुरुआत होती है बहुत बहुत पहले से। स्रोत कहता है लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, जस्ट अ मिनट बिफोर इटर्निटी। हाँ, जब इंसान शायद धरती पर नए ही थे। बिल्कुल, छोटे छोटे समूहों में घूमते थे। स्रोत उन्हें कहता है असली वॉन्डरलस्ट्स, मतलब पक्के घुमक्कड़। उस समय में बीज, यहाँ बीज का मतलब है विचार या संस्कृति या जीने का तरीका, वो समूह के अंदर ही बंटते थे, बहुत सीमित, बहुत स्वाभाविक तरीके से। हाँ, मतलब सब कुछ जैसे प्रकृति पर ही निर्भर था। बिल्कुल, वो एक शुरुआती लगभग नैसर्गिक नेचुरल अवस्था थी। लेकिन जैसा होता है, ठहराव ज्यादा देर टिकता नहीं। सही बात है। जनसंख्या बढ़ी, समूह बड़े हुए और अलग अलग समूहों का संपर्क भी बढ़ा होगा। यहीं पर स्रोत कहता है कि क्रॉस पॉलिनेशन का दौर शुरू हुआ। हाँ, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब अलग अलग विचार, गुण, संस्कृतियां आपस में मिलने लगी। इससे विविधता आई, वैरायटी बढ़ी। और यहाँ पर वो डार्विन वाला सिद्धांत भी आता है ना, नेचुरल सिलेक्शन का। हाँ, एक तरह से मतलब परोक्ष रूप से वही लागू होता दिखता है। जो विचार या तरीके उस माहौल के लिए ज्यादा फिट थे, वो शायद ज्यादा फैले। लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक नया पात्र, माली। हाँ, माली। स्रोत के हिसाब से ये माली शायद समाज के व्यवस्थापक थे या नेता, या वो लोग जो एक सिस्टम बनाए रखना चाहते थे। और उन्हें ये जो खुला मेलझोल हो रहा था, क्रॉस पॉलिनेशन, उससे चिंता होने लगी। बिल्कुल, उन्हें डर लगा कि कहीं इस खुलेपन से उनका अपना वंश, मतलब उनकी अपनी पहचान, उनकी संस्कृति, वो कहीं विलुप्त ना हो जाए। तो विविधता के साथ ही नियंत्रण की इच्छा भी आ गई। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था, और नियंत्रण की इसी इच्छा ने माली को नए तरीके अपनाने पर मजबूर किया। क्या तरीके? स्रोत बताता है कि उन्होंने वो मेंडल का जीन मैचिंग वाला सिद्धांत इस्तेमाल करना शुरू किया। जीन मैचिंग मतलब बायोलॉजी वाला? नहीं, वो वाला नहीं, मतलब सामाजिक स्तर पर एक कोशिश कि सबसे अच्छे का मेल सबसे अच्छे से ही हो। अच्छा, बेस्ट से बेस्ट मैचिंग। हाँ, और ये सबसे अच्छा कौन था, ये शायद वही माली तय करते थे। हर माली को लगता था कि उसी की फसल, मतलब उसी का समूह या सोच सबसे बढ़िया है, उसे बचा कर रखना जरूरी है। तो ये एक तरह से शुद्धता और श्रेष्ठता बनाए रखने की कोशिश थी। हाँ, भले ही ये उनकी अपनी सोच हो, पर कोशिश यही थी। तो मतलब प्राकृतिक चयन की जगह अब संरचित चयन, स्ट्रक्चर्ड सिलेक्शन ने ले ली। बिल्कुल। लेकिन फिर ये सर्वश्रेष्ठ चुने कैसे? स्रोत बड़े मजेदार अंदाज में कहता है कि जल्द ही बेस्ट ऑफ 3s, बेस्ट ऑफ 5s और बेस्ट ऑफ 100s में कंफ्यूजन होने लगा। हाँ, भ्रम की स्थिति बन गई। मतलब ये तय करना मुश्किल हो गया कि असल में बेस्ट कौन है और किस आधार पर। तो इस कंफ्यूजन को दूर कैसे किया? इसका एक नया तरीका निकाला गया, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। अच्छा। हाँ, प्रतिस्पर्धा। स्रोत इसका उदाहरण देता है स्वयंवर के रूप में। हाँ, स्वयंवर, जहां वो अपनी काबिलियत दिखानी होती थी। स्रोत कहता है बो तोड़ के। बिल्कुल, धनुष तोड़कर। ये सिर्फ शादी की रस्म नहीं थी, बल्कि ये योग्यता साबित करने का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड तरीका बन गया। यहाँ पर ताकत, हुनर या बुद्धिमानी दिखाकर सर्वश्रेष्ठ होने का दावा किया जाता था। सही कहा। और जब कोई इस कंपटीशन में जीत जाता था तो फिर जश्न। स्रोत कहता है पार्टी तो होनी चाहिए। हाँ, और उस जश्न में भी एक सामाजिक प्रक्रिया छिपी थी। वो कैसे? एक पक्ष चावल लाता था, दूसरा पक्ष दाल, और इस तरह दो अलग अलग किस्मों,
मतलब दो समूहों या परिवारों के बीच खिचड़ी पकने लगी। खिचड़ी पकने लगी, अच्छा। हाँ, तो ये सिर्फ दावत नहीं थी, ये प्रतिस्पर्धा के बाद होने वाला सहयोग या कहें गठबंधन, एक नए रिश्ते की शुरुआत। दो अलग यूनिट्स एक साथ आ रही थी, पर एक कंपटीशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद। बिल्कुल। तो ये सिस्टम कुछ समय चला होगा, जहां काबिलियत और प्रदर्शन मायने रखते थे। हाँ, जरूर चला होगा, लेकिन समय के साथ इसमें भी बदलाव आया। क्या बदलाव? स्रोत के अनुसार माली एसोसिएशंस, शायद वो सामाजिक नेताओं का समूह होंगे या असरदार परिवारों के संघ, उन्होंने एक नया आइडिया पेश किया। उन्होंने सोचा कि ये जो शारीरिक ताकत या हुनर दिखाने वाला कंपटीशन है, इसमें मेहनत ज्यादा है, अनिश्चितता भी है। अच्छा। स्रोत उनके हवाले से कहता है, अरे हटाओ यार मेहनत वाले कंपटीशन, ये चावल दाल में ही कम्पीट करते हैं ना, कौन ज्यादा दे पाएगा। अरे वाह, तो मतलब कंपटीशन का मैदान ही बदल दिया। बिल्कुल, अब धनुष तोड़ने या हुनर दिखाने की जरूरत नहीं। अब ये देखा जाने लगा कि कौन कितने संसाधन, रिसोर्सेस पेश कर सकता है, कौन ज्यादा चावल या दाल ला सकता है। हाँ। तो योग्यता की जगह अब आर्थिक क्षमता या संसाधनों पर जोर आ गया। स्रोत कहता है इस तरह बेस्टेस्ट वैरायटीज की दाल गलने लगी। हाँ, इसका मतलब यही है कि जो समूह या व्यक्ति ज्यादा संसाधन दे सकता था, ज्यादा दहेज या आर्थिक पेशकश कर सकता था, उसके चुने जाने के चांस बढ़ गए। तो यहाँ सहयोग की भावना पीछे छूट गई और कंपटीशन, वो भी संसाधनों का हावी हो गया। निश्चित रूप से ये सामाजिक चयन में एक बहुत बड़ा बदलाव था। वैल्यू अब काबिलियत से हटकर पैसे और देने की क्षमता पर आ गई। लेकिन ये प्रक्रिया भी स्थायी नहीं रही होगी। नहीं रही। कुछ समय बाद स्रोत कहता है, इन्हीं माली लोगों को, यानी व्यवस्था के संरक्षकों को, ये महसूस होने लगा कि ये पूरी प्रक्रिया थोड़ी ऑर्गेनिक नहीं लग रही। मतलब शायद उन्हें लगा कि ये बहुत ज्यादा लेन देन वाली हो गई है, बहुत मटीरियलिस्टिक। इसमें वो पुरानी प्राकृतिक या शायद दैवीय सी लगने वाली बात नहीं रही। समझ गई। तो इस अजैविक लगने वाली प्रक्रिया को ज्यादा ऑर्गेनिक या स्वाभाविक दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया? लाने लगे चांद, तारे, ग्रह, खलिहान। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये ज्योतिष, भाग्य, कुंडली मिलान, ऐसी चीजों को शामिल करने की कोशिश थी? हाँ, संभवतः यही। शायद चयन प्रक्रिया को सिर्फ नंगे आर्थिक लेन देन जैसा दिखाने से बचाने के लिए उसमें भाग्य, नक्षत्र, कुल गोत्र या ऐसे ही कुछ रहस्यमय तत्व जोड़ दिए गए। अच्छा, ताकि लगे कि ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। बिल्कुल। इससे शायद ये दिखाने की कोशिश हुई कि ये मेल सिर्फ संसाधनों पर आधारित नहीं है, बल्कि किस्मत या दैवीय संयोग से भी तय होता है। इससे व्यवस्था को एक अलग तरह की वैधता मिलती होगी, प्रक्रिया कम बनावटी लगती होगी। सही बात है। ये आर्थिक प्रतिस्पर्धा को भाग्य या परंपरा के पर्दे में लपेटने जैसा था। लेकिन कोई भी सिस्टम कितना भी मजबूत लगे, उसे चुनौती तो मिलती ही है। मिलती है। स्रोत बताता है कि सदियों बाद मेंडल के उस तथाकथित प्राकृतिक या संरचित सिलेक्शन के नियमों के खिलाफ बगावत हुई। बगावत किसने की? एक समूह, जिसे स्रोत ने एक सिंबॉलिक नाम दिया है, ईशान किसान मंडल, ये सामने आया और उसने रिजर्वेशन का सुझाव रखा। रिजर्वेशन का सुझाव? हाँ, उनकी दलील थी, ऐसे कैसे हमारा बेस्ट आपके बेस्ट से मैच नहीं होगा। ये सीधे सीधे जो स्थापित सामाजिक ऊंच नीच थी और श्रेष्ठता के जो मानक थे, उनको चुनौती थी। वो बराबरी का हक मांग रहे थे। कह रहे थे कि हमारे बीज भी उतने ही कीमती हैं। बिल्कुल। तो इस बगावत या चुनौती का सामना कैसे किया गया? क्या व्यवस्था ने इसे दबा दिया? यहां भी व्यवस्था ने पूरी तरह टकराव करने के बजाय एक समझौते का रास्ता निकाला, लेकिन अपनी शर्तों पर। अच्छा, क्या शर्तें थीं? माली या व्यवस्था के नुमाइंदों ने कहा, ठीक है, तुम्हारा मेल हमारे बेस्ट से हो सकता है, तुम्हें पहले की तरह 20 बोरी चावल, यानी शायद बहुत बड़ी कीमत या दहेज देने की जरूरत नहीं है, 2 बोरी चावल ले आओ। ये तो रियायत हुई, बराबरी की तरफ एक कदम जैसा लगा। लेकिन इसके साथ एक बड़ी शर्त जुड़ी थी, साथ ही साथ अपनी जमीन भी ले आना। ओहो, जमीन भी ले आना। हाँ। तो ये थी बराबरी की कीमत। रियायत मिली, लेकिन बदले में अपनी जमीन, यानी शायद अपनी आजादी, अपनी पहचान या अपने जो मूल संसाधन थे, वो सौंपने पड़े। बिल्कुल। ये एक बहुत जटिल समझौता था। ऊपर से देखने में लगता था कि सबको शामिल किया जा रहा है, लेकिन शायद गहरे स्तर पर अधीनता और मजबूत हो गई। और यहीं से कहानी उस दौर में जाती है जिसे स्रोत एडम स्मिथ का शार्क टैंक या रूफटॉप फार्मिंग का युग कहता है। हाँ, बिल्कुल।
अब सामाजिक मेलजोल और रिश्ते पूरी तरह से बाजार के नियमों पर आधारित हो गए। स्रोत कहता है जिसके पास जितनी बिकाऊ औकात उतनी ज्यादा मार्केट में उसके चांसेस। सही। यहाँ बिकाऊ औकात का मतलब शायद व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक हैसियत से है, उसकी मार्केट वैल्यू। जिसके पास ज्यादा वैल्यू थी, बाजार में उसके लिए उतने ही ज्यादा मौके थे। बाप रे, तो स्वयंवर से शुरू हुई यात्रा अब शार्क टैंक तक पहुंच गई। हाँ, कुछ ऐसा ही। जहां पहले काबिलियत या फिर संसाधन गिने जाते थे, अब व्यक्ति खुद ही एक कमोडिटी या निवेश का अवसर बन गया। और स्रोत आगे कहता है कि समय के साथ यही व्यवस्था मैट्रिमोनियल सर्विसेज के रूप में जानी जाने लगी। हाँ, मैट्रिमोनियल सेवाएं। और इस बाजार में बीज यानी रिश्तों या व्यक्तियों का लेन देन भी नए नियमों के तहत होने लगा। कैसे? पहले तो ये बीज जीन मॉडिफाइड हुए। जीन मॉडिफाइड फिर से? हाँ, मतलब उन्हें बाजार की जरूरतों और मांगों के हिसाब से ढाला गया, तैयार किया गया। फिर उनकी एक एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हो गई। एमएसपी जो जैसे फसलों की होती है। हाँ, लेकिन यहाँ एमएसपी का मतलब फसल के न्यूनतम दाम से नहीं है। यहाँ मतलब है समाज के तय किए हुए वो न्यूनतम मानक स्टैंडर्ड जिन्हें पूरा किए बिना कोई व्यक्ति या रिश्ता एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता था। जैसे कि शिक्षा, आमदनी, सामाजिक स्थिति, ये सब। हाँ, बिल्कुल, ये सब एमएसपी बन गए। और इस प्रक्रिया का आखिरी पड़ाव था पैकेजिंग और मार्केटिंग। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ये उत्पाद यानी व्यक्ति या उसका प्रोफाइल अब बाजार में बोल्ड शब्दों में सुंदर, सुशील, संस्कारी, सरकारी के डब्बों में बिकने लगे। सुंदर, सुशील, संस्कारी, सरकारी। हाँ, ये सामाजिक मूल्यों के मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन और उनके बाजारीकरण का चरम है। इंसानी रिश्ते और व्यक्ति खुद पहले से तय लेबलों के साथ पैक किए गए प्रोडक्ट्स की तरह पेश किए जाने लगे। तो पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक लेनदेन से शुरू होकर एक मानकीकृत कमर्शियल बाजार में बदल गई। हाँ, ये पूरी रूपक कथा यही दिखाती है कैसे मानवीय सहयोग और सामाजिक संरचनाएं समय के साथ विकसित हुईं या शायद कहें बदली। प्राकृतिक अनौपचारिक लेनदेन से शुरुआत, फिर नियंत्रण और संरचित चयन, उसके बाद योग्यता वाली प्रतिस्पर्धा, फिर संसाधनों की होड़, फिर वो चांद तारे वाले रहस्यमय तत्व, फिर असमानता के खिलाफ चुनौती और वो सशर्त समझौता, और आखिर में सब कुछ बाजार, कीमत और पैकेजिंग के हवाले। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हाँ, स्रोत एक और जरूरी बात कहता है अपवादों के बारे में, एक्सेप्शंस। बिल्कुल। जैसे हर हाइपोथेसिस के एक्सेप्शंस होते हैं, इसमें भी हैं। और इस पूरी व्यवस्था का अपवाद है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, इस रूपक में इसका क्या मतलब है? ये कौन लोग हैं? स्रोत के अनुसार ये उन लोगों के साथ होता है जिन्हें व्यवस्था शायद वीड यानी खरपतवार समझती है। वीड, खरपतवार? हाँ, मतलब वो लोग जो मुख्य धारा से अलग हैं, जो सेट नियमों को नहीं मानते। ये वो लोग हैं जो पुरखों से चली आ रही विरासत के खिलाफत करने से नहीं हिचकिचाते। अच्छा। स्लैश एंड बर्न खेती का एक पुराना तरीका है। जंगल का एक हिस्सा काटो, जलाओ, उसकी राख में कुछ समय खेती करो, फिर जमीन छोड़कर आगे बढ़ जाओ। तो रूपक के तौर पर यह शायद स्थापित सामाजिक संरचनाओं, नियमों और बाजार की व्यवस्था को पूरी तरह से नकारने का प्रतीक है, उसे नष्ट करने या उससे बाहर निकल जाने का। ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं, ये पूरी व्यवस्था की लेजिटिमेसी पर ही सवाल उठाना है। जैसे स्लैश एंड बर्न खेती जमीन के मौजूदा रूप को पूरी तरह बदल देती है, वैसे ही। तो ये एक तरह का प्रतिरोध है या कोई वैकल्पिक जीवन पद्धति? हाँ, हो सकता है एक तरह का सतत प्रतिरोध या ऑल्टरनेटिव तरीका। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे ये स्रोत बागवानी और खेती के रूपक का इस्तेमाल करके सामाजिक विकास की एक जटिल और कई बार थोड़ी व्यंग्यात्मक तस्वीर पेश करता है। हाँ, यात्रा बड़ी लंबी है। बीजों के प्राकृतिक लेनदेन से शुरू होती है, फिर माली का नियंत्रण और जीन मैचिंग, स्वयंवर की प्रतिस्पर्धा, चावल दाल का संसाधन युद्ध, चांद तारों से रहस्यमयी बनना, आरक्षण का समझौता, और अंत में शार्क टैंक और सुंदर सुशील की पैकेजिंग वाला बाजार। यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या लगती है? मुझे लगता है सबसे दिलचस्प ये है कि ये रूपक दिखाता है कि समय के साथ मूल्य यानी वैल्यू की परिभाषा कैसे लगातार बदलती रही। हाँ, ये बात तो है। जो चीज कभी प्राकृतिक गुण या योग्यता थी, वो पहले कंपटीशन में टिके रहने की क्षमता बनी, फिर संसाधनों की ताकत, और आखिर में बाजार ने जो कीमत तय कर दी, वो औकात बन गई। हर स्टेज पर मानवीय रिश्तों और सामाजिक संरचनाओं का आधार बदलता गया।
हाँ, वे ज्यादा संरचित हुए, ज्यादा नियंत्रित और आखिर में ज्यादा कमर्शियल होते गए। लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि स्रोत इस व्यवस्था के प्रतिरोध को, यानी स्लैश एंड बर्न को भी मानता है। वो शायद हमेशा से मौजूद रहा है। बिल्कुल। तो आखिर ये सब हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? स्रोत ने हमें सामाजिक विकास को देखने का एक बहुत ही अनोखा, कल्पनाशील नजरिया दिया है। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्रगति हमेशा बेहतरी की तरफ ही होती है? क्या मानवीय रिश्तों का ये बाजारीकरण, ये कमोडिफिकेशन विकास का एक जरूरी नतीजा है? और ये हमें उस अंतिम विचारणीय प्रश्न पर लाके छोड़ता है जो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के जिक्र से उठता है। हाँ, कि क्या ये महज एक अपवाद है, हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों का तरीका, या फिर जैसा कि स्रोत इशारा कर सकता है, क्या ये व्यवस्था के इस चरम बाजारीकरण, मानकीकरण और शायद अमानवीकरण के प्रति एक गहरी अंदरूनी प्रतिक्रिया है? क्या ये किसी नए या शायद किसी बहुत पुराने, भुला दिए गए ज्यादा ऑर्गेनिक या मानवीय तरीके की ओर वापसी का संकेत हो सकता है? बिल्कुल। या ये सिर्फ व्यवस्था से भागने का एक तरीका है? इस रूपक की व्याख्याएं बहुत गहरी हो सकती हैं। ये हमें अपने समाज और रिश्तों के आज के स्वरूप पर गंभीरता से सोचने के लिए जरूर प्रेरित करता है। बिल्कुल। जन्मों जन्मों का साग, ये उपशीर्षक अब और भी ज्यादा मतलब रखता हुआ लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी वाकई हमें सोचने के लिए बहुत कुछ देती है। आज की इस गहरी चर्चा के लिए इतना ही।